अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दिस इज़ मी मोहम्मद उमर राजा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। आज हमने चैप्टर 2 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करना है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सबने अभी तक स्पॉटिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर तरह की अपडेट आप तक पहुँच सके। बात कर लेते हैं पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है आपसे कि इन अ पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉइंग अ राइड ऑन बिग व्हील। What kind of motion the big wheel has and what kind of motion the riders have। कह रहे कि बिग व्हील, ये जो लाइक मैंने डायग्राम में या फिगर में भी शो किया, इस तरह का झूला आपने देखा हुआ है, बिग व्हील इसको कहते हैं। इसमें ये जो ब्लू कलर के हैं, लाइक यहाँ पे ये काइंड ऑफ बकेट्स बनी हुई होती हैं जिसमें आप बैठ सकते हैं और ये व्हील राउंड एक्सिस के अराउंड घूमता है, रोटेट करता है और आप इसके साथ साथ इसके सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है कि इस बिग व्हील में आपकी मोशन क्या है और बिग व्हील की मोशन क्या है। तो पर्टिकुलरली अगर आप सिर्फ बिग व्हील की बात करें तो चूंकि एक टायर की तरह और वो अपने एक सेंट्रल एक्सिस के गिर्द घूमता है, तो बिग व्हील की मोशन जो वो रोटेटरी मोशन है, स्पिनिंग मोशन है। लेकिन फिर साथ ही आपसे कह रहा है कि एंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर्स हैव। तो ऑब्वियसली राइडर जो है वो इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इनके एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते हैं, तो राइडर की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। इसको हम लिखते कैसे हैं? द बिग व्हील इटसेल्फ हैज़ रोटेटरी मोशन बिकॉज इट स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस, whereas the riders do not spin about their axis. Instead, they move in a circular path and possess circular motion. Question number 2 है a boy moves for some time. Give two situations in which his displacement is zero but covered distance is not zero. अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक लड़का है जो कुछ टाइम के लिए मूव करता है, लेकिन बावजूद उसके जब उसके डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो वो ज़ीरो होता है। हालांकि उसका डिस्टेंस कवर्ड जो वो ज़ीरो नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? लाइक दो सिचुएशन या दो कंडीशंस बताएं। तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट को आपने डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हम क्या कहते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। केस वन की बात कर लेते हैं। व्हेन अ बॉय मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए, इट कवर सम डिस्टेंस। ऑब्वियसली ऐसे बी पे जा रहा है, बी से ए पे जा रहा है, तो कोई डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा क्यों? बिकॉज स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम। एग्जैक्टली कि जहाँ से वो बॉय चला था पॉइंट ए से, अल्टीमेटली एट द एंड वो उसी पॉइंट ए पे आके उसने स्टॉप किया है। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले, तो वो तो लाइक उसी पॉइंट के ऊपर खड़ा होता है। इट मीन्स कि उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है, लेकिन जो वो मूव किया उसने, तो इस वजह से उसने कोई डिस्टेंस कवर किया, तो इस डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। फिगर में भी आप देख सकते हैं, लाइक एक बनाया हुआ है कि 5 मीटर लेट से डिस्टेंस है, तो 5 मीटर जाने का 5 मीटर आने का टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। सेकेंड केस है when a boy moves on a circular track, it covers some distance equal to 2 pi r। 2 pi r क्या होता है? पेरीमीटर का, सॉरी, ये जिसको हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहते हैं। पेरीमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन वो बाकी शेप्स का होता है। सर्कल के हम पर्टिकुलरली इसके सर्कमफ्रेंस कहते हैं। लाइक सर्कल की बाउंड्री के ऊपर अगर एक पॉइंट से मूव करते 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 गोल चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाएं, तो आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे टोटल, वो उसका सर्कमफ्रेंस होगा। और उसका फार्मूला ये होता है, अगर आपको रेडियस पता है और उसका सर्कमफ्रेंस आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इसको लिखते हैं सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई पाई वही 22/7, और आर की वैल्यू आप लिखते हैं तो आपका सर्कमफ्रेंस आ जाता है। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ बॉय मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इट कवर सम डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो बिकॉज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स आर सेम। यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि अगर एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है, तो चूंकि सर्कुलर पाथ के ऊपर जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेगा, उसने डिस्टेंस तो कवर किया होगा, लेकिन चूंकि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, कॉमन है, इस वजह से अगर स्टार्ट से एंड तक देखा जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट जो वो ज़ीरो होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है a stone tied to string is whirling in a circle. What is direction of its velocity at any instant? क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि एक स्टोन है, उसको अगर आप धागे से रस्सी से बांध के सर्कुलर पाथ में ऐसे लाइक घुमाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या होगी? यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने एक इसको बनाने की कोशिश की है। एक सर्कुलर पाथ ब्लैक कलर का शो हो रहा है, उसमें लाइक 3 पोजीशन शो की गई हैं स्टोन की, और हर एक पोजीशन पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी शो की गई है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री पे होती है। और ये ऐसे हमें कैसे कंफर्म करेंगे
कि ये 90 डिग्री पे होती है। ये इस तरीके से कि जैसे ही अगर आप पत्थर को घुमाते घुमाते किसी पॉइंट के ऊपर आप छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली वो इसी स्ट्रेट लाइन में आगे मूव कर जाता है, या धागा अगर टूट जाता है तभी वो इसी लाइन में मूव कर जाता है। इट मीन्स कि वेलोसिटी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है। लिखेंगे हम कैसे? व्हेन अ स्टोन मूव्स इन अ सर्कल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस एट ईच पॉइंट एज शोन इन फिगर। और क्वेश्चन नंबर 4 की भी साथ ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन। मैं तो ये कहूँगा कि ये या तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया और या फिर इंतहाई नॉनसेंस क्वेश्चन है। क्यों? अब देखो, बात करें वो एक्सेलरेशन की और साथ ये भी कह रहे हैं कि विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन, कि ना तो हम उसको स्पीड अप करें ना ही उसको हम स्लो डाउन करें, तो क्या बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है? तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, बट चेंज होनी चाहिए तब एक्सेलरेशन होता है। जब आप उसको स्पीड अप ही नहीं कर रहे हो, स्लो डाउन ही नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो एक्सेलरेशन है वो तो ज़ीरो होना चाहिए। हम लिखेंगे कैसे? नो, क्लियर कट नो। लेकिन उसको जस्टिफाई करने के क्यों आपने नो कहा? इट्स नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो द एक्सेलरेशन इज जीरो। तो इसका आंसर सिंपल सी बात है कि आप कह रहे हो कि ये एक्सेलरेशन जीरो है। इसकी वजह क्या है कि जो चेंज वेलोसिटी ही नहीं है, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना वेलोसिटी कम हो रही है, तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैन अ कार मूविंग टुवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट। कि एक कार जो कि राइटवर्ड मूव कर रही है, क्या उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड हो सकती है, यानी कि उसके मोशन के अपोजिट हो सकती है? जी, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इसका आंसर हम लिखते हैं कि यस, व्हेन अ कार मूविंग टुवर्ड्स राइट इज अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड ब्रेक्स। कि जब एक कार जो कि राइटवर्ड मूव कर रही है वो ब्रेक्स के अंडर आती है, मीन्स के ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं, इट्स स्पीड डिक्रीजेस एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाती है, और आपको पता है जब स्पीड डिक्रीज होता है उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? डिसेलरेशन। तो हम ये लिखते हैं कि इट्स स्पीड डिक्रीजेस एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कॉल्ड डिसेलरेशन। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो इफ द कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ज़रा जब अपोजिट टू द मोशन है तो कार की मोशन तो राइट वर्ड है, राइट डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स कि इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट वर्ड होगी, यानी कि अपोजिट टू इट्स मोशन होगी। वैसे यहाँ पे आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर देखें गाड़ी आपको अगर पसंद आई है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना बनता है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। और मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बीच के दरमियान शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी आपको मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत सारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं स्कूल में, इवन के सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन होंगे और आगे फाइनल टर्म तक, तो कीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं है। जब तक कीज़ आती हैं तब तक आपके पास बहुत टाइम बहुत शॉर्ट रह जाएगा, तो इसको सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दरमियान में शेयर करें, और लाइक तो डेफिनेटली आप करें। तो आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन जब वो क्लियर हो गया होगा कि जब गाड़ी के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो उस टाइम पे गाड़ी की मोशन की डायरेक्शन और इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्योंकि उस टाइम पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। फिगर में भी ये बताया गया कि मोशन जो है राइट वर्ड है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। चलो जी, एक और क्वेश्चन आ गया, इसको डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स टेल द सिचुएशन इन विच। तीन सिचुएशंस आपके लिए वो छोड़ रहा है और आपने तीनों को एक्सप्लेन करना है डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ। पहली सिचुएशन आपके लिए क्या है? एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई ऐसे एग्जांपल दें जिसमें एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो। तो ज़ाहिर है इसका ऑप्शन ए हम मैं रीड आउट कर रहे, तो इसका आंसर है कि व्हेन अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड हेंस एक्सेलरेशन। कह रहे हैं कि जब एक गाड़ी लाइक स्टार्ट से रेस्ट से स्टार्ट होती है, मीन्स रेस्ट में थी लेकिन मूव करना स्टार्ट करती है, तो उस टाइम में डेफिनेटली जैसे मूव करती जाती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इस केस में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए हम लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकंड पार्ट बी है कि आपके लिए सिचुएशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपने ऐसा केस बताना है कि जिसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन है। तो पिछले ही क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप आंसर बी पढ़ रहा हूँ।
When brakes are applied on a moving car, its velocity decreases but acceleration increases. ज़रा velocity decrease कर रही है लेकिन change in velocity तो है, और जितना change in velocity ज़्यादा होगा उतना acceleration होगा. सो velocity decrease कर रही है but acceleration increase कर रही है क्योंकि change in velocity वहाँ पे है. सो एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वो मोशन के अपोजिट है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट सिचुएशन है एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एंड बॉडी इज इन मोशन. ऐसा केस कि जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है लेकिन बॉडी फिर भी मूव कर रही है. तो इसका आंसर सी देखें. व्हेन अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो. क्यों ज़ीरो होगा भाई? ज़ाहिर है जब जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है. तो हम क्या लिखते हैं कि व्हेन अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ज़ीरो. तो इस वजह से एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है लेकिन बॉडी जो है वो स्टिल मूव कर रही है. बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि ग्राफ के बारे में है, और ग्राफ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं लेकिन आपकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मैटर भी करते हैं, तो आप इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट. कि ये जो सामने ग्राफ दिया हुआ है, पहले ग्राफ की बात हो रही है ऊपर वाले की, ये मोटरसाइकिलिस्ट का ग्राफ है. वट डज़ दिस ग्राफ टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट. कह रहे हैं कि ये ग्राफ हमें मोटरसाइकिल की स्पीड के बारे में क्या कुछ बताता है. और फिर इसी का सेकंड पार्ट के तौर पे वो पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट. अब ये तो स्पीड टाइम सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है मोटरसाइकिल की मोशन के लिए. अगर इसी मोशन के लिए, इस मोटरसाइकिल के इसी मोशन के लिए अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं वो कैसे होगा, ये इसका सेकेंड पार्ट है. हम दोनों को डिस्कस करते हैं. पहले बात कर लेते हैं कि ये ग्राफ क्या शो कर रहे हैं. पढ़ लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ. दिस ग्राफ टेल्स अस दैट द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट is uniform, or you can say constant, because it covers equal distance or the displacement in equal interval of time. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि द ग्राफ टेल्स अस दैट द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इज यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट. सबसे पहले ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे मैंने स्पीड के साथ ब्रैकेट में वेलोसिटी मेंशन किया है, यूनिफॉर्म के साथ ब्रैकेट में कांस्टेंट मेंशन किया है, और डिस्टेंस के साथ ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट मेंशन किया है. ये ऐसा क्यों है? कान खोल के यह बात सुन लें और इसको याद रखें कि जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, इनकी कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मूव करेगी, उस टाइम पे जो उसका डिस्टेंस होगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड होगी, क्योंकि और जो उस टाइम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ज़रा आप कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं. ऐसा क्यों होता है ये लंबी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अभी तक के लिए इसे याद रखें कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन होती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अल्टरनेटिवली यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब सेम होते हैं, और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाती, या आपस में लाइक स्पीड या वेलोसिटी को आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं. बहरहाल देखें, ग्राफ पे आ जाएं. ग्राफ पे जो एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग टाइम लिया गया है, जो वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग डिस्टेंस लिया गया है, ठीक है. और ब्लैक कलर की लाइन ये इंक्लाइंड लाइन है 45 डिग्री पे राउंड अबाउट, ये आपके पास ग्राफ है. बाकी जो ब्लू लाइंस हैं ये मैंने लिखी हैं कि इनको ग्राफ को रीड करने का तरीका क्या है. सबसे पहले देखें, कोई भी टाइम लें. लेट्स से मैंने 1 सेकंड लिया. 1 सेकंड में देखेंगे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो 1 सेकंड में आप देख रहे हैं कि लाइन जो जाके मिल रही है वो 10 के साथ है, जिनके 1 सेकंड में 10 मीटर है, ठीक है. सेकंड या दूसरे सेकंड में देखें तो वो 20 मीटर है. थर्ड सेकंड में देखें तो वो क्या है, 30 मीटर. यानी कि हर एक सेकंड में, मिनट कह रहा हूँ, हर एक सेकंड में ये 10 मीटर कवर करे. इसका मतलब क्या है कि जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से मुराद यहाँ इस केस में 1 सेकंड है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि हर एक सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब 10 मीटर कवर कर रही है. तो इस टाइम पे जो ये वाला ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, या आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं. इसी वजह से मैंने लिखा था कि the graph tells us that the velocity or the speed of the motorcyclist is uniform or constant because it covers equal distance or displacement in equal interval of time. और इसी का जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपने यही मोशन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोटरसाइकिलिस्ट की आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में शो करना था. तो इसमें आप देखें सेकंड नंबर का जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली गई है. अब चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी टाइम गुजरता जाए तो वेलोसिटी उसकी सेम है, कोई एक, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो
हमने 10 पे एक लाइन लगाई हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि 1 सेकंड में देखें तब भी उसकी वेलोसिटी 10 है, सेकंड में देखें तब भी 10 है, थर्ड में देखें तब भी 10 है, फोर्थ में जितना भी टाइम गुजरता जाता है उसकी वेलोसिटी का जो एक्सिस है वो 10 पे सेट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो 10 मीटर पर सेकंड है इस केस में। तो साथ हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द अबव मोशन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आई होप ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से सुने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम यूँ कहते हैं अपनी टर्म में कि ये हलवा क्वेश्चन है। वो किस लिहाज से है कि विच कंट्रोल्स इन द कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन इट, कि कार के अंदर कौन से ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जिसकी वजह से वो गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं या डिसेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना आसान क्वेश्चन है उतना ही आसान आंसर मैंने लिखा है और आंसर की वर्डिंग इंतहाई सिंपल रखी है ताकि आप एक ही दफ़ा पढ़ने से आपको ये चीज़ याद हो जाए और आप इजीली इसको पेपर में एक्सप्लेन कर सकें। कह रहे हैं कि एक्सेलरेटर ये क्या करता है, उसको एक्सेलरेट करता है, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। कह रहे हैं कि एक्सेलरेटर इन द कार इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द कार व्हेन प्रेस्ड, सो इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द कार। जाहिर है कि जब एक्सेलरेटर को आप प्रेस करते हो, वो गाड़ी है या मोटरसाइकिल है कुछ भी, तो क्या होता है कि उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दो, और इंक्रीजिंग स्पीड के टाइम में जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कह रहे होते हैं। और सेकंड पार्ट इसका था कि क्या इसके अंदर डिसेलरेशन प्रोड्यूस करता है या नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन सा कंट्रोल है, वो ऑब्वियसली ब्रेक्स हैं। Brakes in the car decrease the speed of the car when pressed, so brakes produce deceleration in the car। यहाँ भी आप देखेंगे कि लाइक जो ब्रेक्स हैं जैसे वो प्रेस की जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं, तो गाड़ी की स्पीड डिक्रीज़ कर जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और डिक्रीजिंग टाइम पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीजिंग टाइम पे जब होती है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसको आप डिसेलरेशन कहते हो। तो ये दो सिंपल से इसके आंसर्स हैं। वर्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, एक वर्ड की चेंजिंग है, एक आप याद करते दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ two stones of 10 kg and 1 kg are dropped from a 1 kilometer high tower, which will hit the ground with greater velocity, neglect air resistance। कि दो आपके पास स्टोन्स हैं, एक का मैस है 10 kg, सेकंड जो स्टोन है उसका मैस है 1 kg, वो सेम हाइट से यानी कि 1 किलोमीटर हाई टावर से ड्रॉप किए गए। तो कह रहे कि किसकी फाइनल वेलोसिटी जो वो इन ज़्यादा होगी, इन दोनों में से ग्रेटर होगी। और इसमें साथ एक बात आपसे ये कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट कर दें। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस लाइक के ज़ाहिर है जितना वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होता है उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्ट करते हैं, लेकिन इस केस में आप इसको निगलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो क्या आंसर है इसका? आंसर ये है कि बोथ विल हिट द ग्राउंड विद द सेम फाइनल वेलोसिटी, के दोनों सेम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेंगे। और वो वेलोसिटी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी? वी एफ इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GH। और अगर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो अंडर रूट के नीचे 2 है, उसके बाद जी की वैल्यू 10 है और एच की वैल्यू जो है 1000 है। हाइट मीन्स के 1 किलोमीटर जो कि 1000 मीटर के इक्वल होती है। इसको आप अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक भी अगर आप लिख लेते हैं तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाती है, 2 लाइनों में आपका आंसर हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे मेरी तरह जो इनको एफिशिएंसी मारने का शौक़ होता है, वो इसको ज़रा आगे प्रूफ भी कर सकते हैं, एग्ज़ामिनर की नज़र में अपना इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं, एग्ज़ामिनर को खुश कर सकते हैं। एग्ज़ामिनर जब आपकी इस एफ़र्ट को देखेगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स अलॉट करने पे वो मजबूर हो जाएगा, और आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके नेक्स्ट वाले, उसमें भी आपके लिए उसके दिल में लाइक वो नरम गोशा रखेगा, आपके लिए वो उसके दिल में नरमी पैदा हो चुकी होगी, आपके लिए वो अच्छा इंप्रेशन लेके चलेगा और आपको फेवर मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि मैं खुद बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ और मुझे आइडिया है कि जब बच्चे का प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट के लिए। बहरहाल प्रूफ पे आ जाते हैं, थोड़ा शॉर्टली इसको देख लेते हैं। आप इसको रोक के भी देख सकते हैं, मीन्स के इसको डिटेल के साथ। बहरहाल प्रूफ में कहते हैं कि हम प्रूफ कर रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी वी एफ जब वो 2GH अंडर द रूट कैसे होगी। तो एज बोथ वाल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, दोनों रेस्ट से ड्रॉप किए गए ज़रा, सो देयर इनिशियल वेलोसिटी वी इज़ 0 एंड एक्सेलरेशन इन द बॉल इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो वो A इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हाइट है उनकी वो 1 किलोमीटर है, जिसको आप 1000 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है
कि ये सारी चीज़ें आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई करते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, लेकिन ये चेंज हो जाएगी जब मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, या आप उसको फ्री फॉल मोशन कहते हो या वर्टिकल मोशन कह लो, उस टाइम पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होकर बन जाती है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। सिंपल, इनकी एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में बदल जाता है g में, और जो s डिस्टेंस होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि हाइट में बदल जाता है। सो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई हमने जीरो कर दिया क्योंकि दोनों रेस्ट से ड्रॉप किए गए थे, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो थी। और वी एफ स्क्र इज इक्वल टू 2gh, जस्ट हमने इसको रीअरेंज किया, आई मीन कि इसको सीधा करके लिखा है वी एफ स्क्र इज इक्वल टू 2gh, और अब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया ताकि वी एफ के ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म किया जा सके। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh। ठीक है, अब यहाँ पे वी एफ इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh आ गया, और यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो वही 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1000 जो कि आंसर में हमने मेंशन किया था, तो ये इस चीज़ का प्रूफ भी हो जाता है। और आई होप कि आप को ये बात समझ भी आई होगी और आप इसको अप्लाई करेंगे पेपर में, ताकि अपना इंप्रेशन एग्जामिनर की नज़र में अच्छा बना सकें और आप बेहतर स्कोर कर सकें। चलें जी, आखिरी क्वेश्चन करते हैं और जान छुड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 kg steel ball is dropped from rest and another is thrown downward with velocity of 5 meter per second, which will have greater acceleration, neglect the air resistance। कह रहे कि दो बॉल्स हैं, स्टील बॉल हैं, ठीक है। एक को आपने सिंपली एक हाइट से लाइक ड्रॉप कर दिया, सिंपल रेस्ट से लाइक उसको छोड़ा तो ड्रॉप कर दिए, और सेकंड को आपने डाउनवर्ड थ्रो किया वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, विच विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहिए, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो सुनने में तो यूँ लगता है, देखने में यूँ लगता है कि जी भाई जिसको वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया डाउनवर्ड उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं है। आंसर क्या है, देयर आर टू स्टील बॉल्स ईच ऑफ विच इज़ 1 kg। दो स्टील बॉल्स हैं, हर एक का जो मैस है वो 1 kg है, मतलब दोनों का मैस 1 kg है, 1 kg है। वन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एंड अदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ 5 मीटर पर सेकेंड। एक को रेस्ट से ड्रॉप किया गया, मतलब कि इसको ऐसे छोड़ दिया गया, और सेकंड को डाउनवर्ड वर्टिकली थ्रो किया गया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो क्या होगा, बोथ ऑफ दीज बॉल्स आर नाउ मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो जिस वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दिया गया वो तो कर दिया गया, रेस्ट से छोड़ा गया या 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो कर दिया गया। इस टाइम पे देखें तो उसके ऊपर जस्ट एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब भी कोई बॉडी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसकी वैल्यू 10 होती है। बहरहाल हम लिखते क्या हैं कि बोथ ऑफ दिस बॉल्स आर नाउ मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो हम कहते हैं जी की वैल्यू 10 है, वो इसी वजह से क्या होते हैं, कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल मोशन में होती है, वर्टिकल मोशन में होती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सॉरी इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो बोथ ऑफ द बॉल्स विल हैव सेम एक्सेलरेशन। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहे हैं, और दोनों का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो कि जी की वैल्यू भी है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।